नमस्कार। नेशनल हेराल्ड, नवजीवन और कौमी आवाज की एक खास पेशकश आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ पवन नौटियाल। इस समय देश में चुनावी माहौल है। 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, जिनकी तारीखों का ऐलान पहले ही हो चुका है। इनमें उत्तराखंड भी शामिल है। 14 फरवरी को उत्तराखंड में वोटिंग होगी, जिसे लेकर चुनाव तैयारियां लगातार पार्टियों की ओर से भी की जा रही हैं। उत्तराखंड की बात करें तो फिलहाल वहां धामी सरकार बीजेपी की सरकार है, लेकिन जो जनता का रुझान अब मिल रहा है वो बिल्कुल बदलाव चाहती है। महंगाई से लोग परेशान हैं। पलायन एक बड़ा मुद्दा उत्तराखंड में है। इसके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य, तमाम तरह के मुद्दे भी हैं। अंदरूनी जो आपसी लड़ाई बीजेपी में होती रही है वो भी पूरे पिछले 5 सालों में उभर कर सामने आई है। तमाम मुद्दे हैं, इन पर चर्चा हम करेंगे। हमारे साथ इन मुद्दों पर चर्चा करने के लिए उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत जी जुड़े हैं। रावत जी, आपका स्वागत है हमारे नेशनल हेराल्ड, नवजीवन और कौमी आवाज में। बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने जब अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी तो उस समय नेशनल हेराल्ड, नवजीवन और कौमी आवाज पढ़ के ही की थी, लखनऊ से जो है, और लखनऊ के लोगों का ये बहुत पसंदीदा अखबार था। जी जी, धन्यवाद। रावत जी, सवालों की शुरुआत पहले आपको शुभकामनाएं हम देंगे कि पार्टी ने आपकी जो विधानसभा सीट है वो तय कर दी है। रामनगर से आप चुनावी मैदान में हैं, उसे लेकर आपको शुभकामनाएं। और कांग्रेस की तैयारी कैसे चल रही है, स्पेशली रामनगर में किस तरह का आपको जो प्यार जनता से वो मिल रहा है? देखिए, रामनगर मेरा गुरु स्थान है। मैंने वहीं से राजनीति सीखी है। तो आज वहाँ के लोगों की सेवा करने के लिए मुझे पार्टी ने नामजद किया है। उसके लिए मैं पार्टी का बहुत आभारी हूँ। और 28 तारीख को मैं नामांकन करूंगा और रामनगर की जनता जनार्दन का आशीर्वाद लूंगा। मैंने जो अनुभव अर्जित किया है केंद्र और राज्य सरकार की सेवाओं में, देश दुनिया में कुछ समझ करके, उसका उपयोग मैं रामनगर को एक अच्छे इकोनॉमिक ग्रोथ सेंटर के रूप में डेवलप कर सकूं और वहां की जनता की, आम जन की आकांक्षाओं को पूरा कर सकूं। ये मेरे परम सौभाग्य की बात है। रावत जी, सवाल एक ये है कि जो रावत बनाम रावत है, ये कई सालों से चला आ रहा है। मैं 2016 तक आपको ले जाऊंगा, तो वहां पर उस दौरान हरक सिंह रावत बीजेपी में आए थे। उस दौरान रावत बनाम रावत हो गया। सरकार बीजेपी की बनी तो त्रिवेंद्र सिंह रावत को सीएम बीजेपी ने घोषित किया। फिर आप विपक्ष का एक मुख्य चेहरा रहे, मजबूती से आप लड़े विपक्ष में रहकर। तो वहां पर रावत बनाम रावत कुछ दिन चली, तो फिर तीरथ सिंह रावत को सीएम चेहरा घोषित किया गया, सीएम बना दिया गया। फिर रावत बनाम रावत। अब कुछ सांसें आपको थोड़ा सांसें लेने का समय मिला था, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि रामनगर सीट जब से घोषित हुई है, वहां पर फिर से एक बार रावत बनाम रावत की कोई स्थिति पैदा हुई है। इस पर आप क्या वहां कहेंगे? मुझे पूरा भरोसा है कि सभी रावत साथ चलेंगे, कांग्रेस के साथ चलेंगे। और मैं कौन हूं? मैं तो निमित्त मात्र हूं। मैं कांग्रेस में हूं। जो शक्तियां कांग्रेस के विरोध में हैं वो उनके सामने खड़ा हो जाता हूं। ये जरूर है। मगर जो कांग्रेस के अंदर है वो सब मेरे साथी सहयोगी हैं, मेरे अभिन्न और मेरे चहेते हैं। और वहां जिनकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं वो तो मेरे शरीर का हिस्सा है। तो जो जो खबरें आ रही है विरोध की, उन पर कितनी सच्चाई वो खबरों पर है? मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। मैं केवल एक बात पर टिप्पणी करना चाहूंगा कि पार्टी ने मुझे आदेश दिया है और मैं पार्टी का आदेश का पालन करके रामनगर की जनता की सेवा का संकल्प लेकर के वहां जा रहा हूँ। जी, रावत जी, अभी बीते दिन ही एक थीम सॉन्ग लॉन्च किया कांग्रेस ने, जिसमें 4 धाम 4 संकल्प की आप लोगों ने बात की है, जिसमें रोजगार की गारंटी आप लोगों ने दी है। मैं एक बार आपको बता दूं, 5 दर्शकों को बता दूं, 5 लाख परिवारों को सालाना 40,000 रुपए देने का वादा किया है। इसके अलावा गैस सिलेंडर के दाम भी 500 के पार नहीं होंगे। तो कितनी चुनौती मानते हैं, क्योंकि आमतौर पर अभी सरकार, मौजूदा सरकार की बात करें तो यही जो तमाम वादे हैं सरकार लेके आई, लेकिन पिछले 5 सालों के बाद फिर उसी चीजों पर चुनाव दोबारा लड़ने की नौबत आई है कि हम आपको रोजगार देंगे, ये तमाम वादे। तो पिछले 5 साल तो किस तरह की जो परेशानियों का सामना करना पड़ता है? इन 5 सालों में भाजपा ने कुछ नहीं किया। विकास बिल्कुल ठप हो गया और उसका प्रभाव ये पड़ा कि राज्य के अंदर इस समय सर्वाधिक बेरोजगारी है। क्योंकि जब उत्पादन नहीं होगा, जब निर्माण कार्य नहीं होंगे, ग्रोथ नहीं बढ़ेगी, तो फिर रोजगार कहाँ से सृजित होंगे? तो राज्य के अंदर इस समय बेरोजगारी चरम पर है। दूसरी तरफ महंगाई का आलम बहुत बुरा है। हर घर
महंगाई से त्रस्त है, हम उपभोक्ता राज्य हैं, राज्य के लोगों के लिए असहनीय हो गया है। इसलिए हमको कहना पड़ा कि लाओ कांग्रेस की सरकार, गैस सिलेंडर नहीं होगा 500 के पार। हमने अपना संसाधनों का अनुमान लगाया कि हम कितना संसाधन की वृद्धि करेंगे और उस वृद्धि के आधार पर हम कितना जो है लोगों को गैस सिलेंडर में सब्सिडी दे सकेंगे। तो उसके आधार पर हमने लोगों को ये बात कही, और क्योंकि रोजगार ठप है इसलिए हमने कहा हम 5 साल में 4 लाख रोजगार पैदा करेंगे, और ये उन रोजगारों के अतिरिक्त होंगे जो मनरेगा और दूसरे क्षेत्रों में पैदा होते हैं। ये विशुद्ध रूप से स्थायी प्रकृति के ऐसे रोजगार होंगे जो सरकारी क्षेत्र या प्राइवेट क्षेत्र के अंदर पैदा होंगे, या जो नए तरीके का हम स्टार्टअप आदि स्टार्ट करेंगे उनके माध्यम से हम इनको अर्जित देने का काम करेंगे। तीसरा नारा हमने जो दिया कि हम 40,000 रुपया देंगे, 5 जो है हम ऐसे 5 लाख परिवारों को हमारे राज्य के अंदर 5 लाख के करीब लोग भाजपा की कृपा से परिवार गरीबी के रेखा के अंदर धकेल दिए हैं इन्होंने। बुरी स्थिति है, खरीदने की स्थिति में लोग नहीं है, उसमें निम्न मध्यम वर्ग के लोग भी हैं। तो हमने ऐसे 5 लाख लोगों का एक आंकड़ा दिमाग में बनाया है। उन सब लोगों को, उस ग्रुप को हम हर साल 40,000 रुपया सालाना जो है देंगे, ताकि वो लोग बेसिक सुविधाएं अपने परिवार के लिए जुटाने का काम कर सके। हमारी सीधी इकोनॉमिक्स है कि इनके खर्च करने की क्षमता बढ़ेगी तो उससे मांग बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी तो उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेगा। हम एक ऐसी साइकिल, एक हैप्पी उत्तराखंड, एक खुशहाल उत्तराखंड के लिए इसको आवश्यक समझते हैं। हमारे वहां आपने अभी तो मैं कहा कि शिक्षा चौपट हो गई है, बिल्कुल बुरी हालत में शिक्षा है, उतनी ही बुरी हालत में स्वास्थ्य सेवाएं भी है। हमने लोगों में एक आशा बढ़ाने के लिए कहा है कि हम आधुनिक तकनीक का उपयोग करके उनके डोर स्टेप पर स्वास्थ्य सेवाओं को पहुंचाएंगे। जी, स्वास्थ्य और शिक्षा पर मैं आगे बात करूंगा। इसके अलावा रावत जी, एक सीट जैसे मैं बीजेपी की बात करूं तो बीजेपी की जो पहली लिस्ट आई थी उसके बाद जो जितने बीजेपी के जो कैंडिडेट है वो खुश नहीं नजर आए, जितनी विपक्ष नजर आ रही थी बेहद खुश थी और ये दावा कर रही थी कि आधी लड़ाई जो हमने यहाँ की है वो ऐसे ही जीत ली पहली लिस्ट लेकर। तो किस तरह से आप देखते हैं कि क्या आपको लगता है कि ऐसे कैंडिडेट उन्होंने उतारे कि जिससे कांग्रेस को फायदा हो, या बीजेपी को किस तरह नुकसान आप देख रहे हैं? देखिए, इस चुनाव में वर्चुअली कैंडिडेट्स तो गौण हो गए हैं, यहाँ तक कि हम लोग भी गौण हैं। ये चुनाव तो उत्तराखंड की जनता बनाम भारतीय जनता पार्टी को हो रहा है। उत्तराखंड की जनता परिवर्तन का मन बना चुकी है। आखिर 5 साल उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी कि एक डबल इंजन के नाम पर हमको इतना ठगा जाएगा। विकास ठप पड़ गया, जन कल्याण की योजनाएं बंद कर दी गई, और हमारी सरकार के समय में जो अच्छी जनपरक योजनाएं चल रही थी उनके नाम बदल दिए गए, उनको रोक दिया गया, उनको गड़बड़ा दिया गया। मतलब आप कल्पना करिए कि उत्तराखंड जैसे राज्य में कोई मेरा गांव मेरी सड़क योजना को बंद करता है? कोई वृक्ष बोनस, जल बोनस, दुग्ध बोनस को बंद करने की हिम्मत कर सकता है? कोई मडवा, झुमरा, मोटे अनाज, चौलाए आदि में, गहत आदि में जो बोनस की योजना हमने प्रारंभ की थी किसानों के हित के लिए, उसको बंद कर देगा? तो इन्होंने इस तरीके के कदम उठाए जिन कदमों की वजह से जनता त्रस्त है, और उसका वो जवाब देना चाहती है, क्योंकि बेरोजगारी चरम पर है, कुशासन चरम पर है। 3 मुख्यमंत्री बदल दिए, और उसमें तुर्रा ये है जब कोई सवाल कर रहा है तो ये कह रहे हैं हमको सरकार बनाने का मौका मिला था, हम 3 मुख्यमंत्री दें या हम 10 मुख्यमंत्री दें, इससे किसी का क्या लेना देना है? ये कोई सवाल होता है? इतना अहंकार क्या उत्तराखंड की जनता इसको पचा पाएगी जो भाजपा के अंदर अहंकार दिखाई दे रहा है? और कुंभ के समय में, कुंभ हमारा सम्मान है जी, देवताओं के हम आभारी हैं कि उन्होंने अमृत हरिद्वार में छलकाया और हमको कुंभ आयोजन का मौका मिलता है। हाँ जी। आते हैं दुनिया भर के लोग, हमारा नाम होता है। इन्होंने कुंभ के अंदर कोरोना का घोटाला करके इतना बड़ा घोटाला कर दिया कि अखबारों ने लिखा कि उत्तराखंड कुंभ इज ए कोरोना स्प्रेडर। कितना दर्द हुआ होगा उत्तराखंड के लोगों को, कितना अपमानित महसूस किया होगा। लोक कल्याण की योजनाएं बंद, रोजगार बंद, महंगाई चरम पर,
और तुर्रा यह है कि एक मुख्यमंत्री 3.5 साल मुख्यमंत्री रहा, क्यों बदल दिया गया किसी को कुछ मालूम नहीं। दूसरा आया कब चला गया, केवल नाम का पट में उनका नाम अंकित है। और तीसरा मुख्यमंत्री आते ही उसे कहा बेटा बस कुछ नहीं करना है आपको, तो जो है केवल जो हम लिख करके दें उसको पढ़ देना है। और उन्होंने अपने लिखे हुए पढ़ने शुरू किए, शासनादेश निकालना भूल गए। लोग कह रहे हैं 10% आदेशों में भी मुख्यमंत्री के शासनादेश नहीं निकला है। और केवल एक काम किया है, नदी नाले गाड़ कधेरे सब खोद डाले, गंगा यमुना सब खोद डाली है इन 3-4 महीनों के अंदर। और इसीलिए लोगों ने कहा एक खनन प्रेमी मुख्यमंत्री, अब हम आपसे बाज आए। तो ये उत्तराखंड की जनता परिवर्तन का मन बना चुकी है और उत्तराखंड निश्चित परिवर्तन की तरफ बढ़ रहा है। इसलिए मैंने आपसे कहा कि आज जो चुनाव है वो उत्तराखंड की जनता बनाम भारतीय जनता पार्टी के बीच में है। हम निमित्त हैं, हम उनके माध्यम है परिवर्तन के, और हम अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हैं, उम्मीदवार के रूप में भी, राजनीतिक दल के रूप में। जी रावत जी, चेहरे बदलने की आप बात कर रहे थे, 2 चेहरे बदलकर तीसरा जो अभी धामी सीएम धामी है मौजूदा, तो क्या इससे फायदा कांग्रेस को मिलता दिख रहा है? क्योंकि जनता ऐसी क्या नौबत आ गई थी कि सरकार को चेहरे बदलने, जनता अपमानित महसूस कर रही है। भाजपा के नेता ऐसा जताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम जो चाहे सो कर सकते हैं, हमको मुख्यमंत्री से तुमको क्या लेना देना, तुमने तो हमको वोट दिया भाजपा को जो है। तो ये जनता, मुख्यमंत्री के साथ जनता की भावनाएं जुड़ी होती हैं। इतना अपमानजनक व्यवहार, और सबसे बड़ी बात यह है कि भाजपा ने ये एडमिट किया मुख्यमंत्री बदल करके हम कुछ नहीं कर पाए, इसीलिए तो बार बार चेहरा बदलने की जरूरत पड़ी। और अब ऐसा चेहरा लेकर के आ गए जिसको कभी राज्य मंत्री के लायक नहीं समझा 4 साल, पौने 5 साल में, और उनको मुख्यमंत्री बना दिया। तो ये सब चीजें इस बात का जीता जाता उदाहरण है कि भाजपा ने उत्तराखंड की जनता को जो है एक प्रकार से कोई महत्व नहीं दिया और उसको ग्रांटेड लिया, इसलिए जनता अपमानित महसूस कर रही है। रावत जी, एक जो लिस्ट आई थी उसमें हमने ये भी देखा कि लगातार परिवारवाद पर एकदम सवाल करें तो भड़क जाते थे नेता, लेकिन उसमें तमाम जो परिवार के लोगों को टिकट दिया है, इसका खूब विरोध भी और आलोचना भी हो रही है। इसे आप कैसे देखते हैं कि जो परहेज करते थे कल तक, आज वो अपने जो खासम खास है उनको भी टिकट दिया जा रहा है और परिवार के लोग भी इसमें शामिल हैं? देखिए, भाजपा के खाने के दांत कुछ और हैं, दिखाने के दांत कुछ और हैं। आप भाजपा के शीर्ष से देखिए, कई नेतागण हैं जिनके परिवार राजनीति में पले बुले हैं, और मगर उनका अपना कहना है कि भाजपा करे तो कोई मत देखो, उस पर सवाल मत करो, यदि दूसरे के ऊपर सवाल करो। अब वो हमसे कहते हैं आप गांधी परिवार, अरे भैया तुम्हारे पास गांधी परिवार जैसा कोई परिवार है ही नहीं, जिसकी 3-3 पीढ़ियां एक साथ देश की आजादी के लिए जेल गए हों, जिन लोगों ने देश की अखंडता और एकता की रक्षा के लिए आतंकवादियों की गोलियां और बम अपने शरीर पर झेले हों और शहीद हुए हों। तो भाई हमारे पास एक पूंजी है, तो उस पूंजी को भैया हम क्यों छोड़ेंगे? एक नाम है तो उस नाम को क्यों छोड़ेंगे? अब आपके पास वो नाम है ही नहीं, आपका आजादी के साथ कोई संबंध रहा ही नहीं है, तो आप हमसे ईर्ष्या कर सकते हो, लेकिन हमसे सवाल करोगे तो फिर आपको सीधा साधा हमको कहना पड़ेगा जब हमारे लोग देश की आजादी के लिए लड़ रहे थे, ये अंग्रेजों की मुखबरी करने का काम करते थे। त्रिवेंद्र रावत पूर्व सीएम रहे, उनके चुनाव ना लड़ने को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि आपकी पार्टी के और तमाम जो कार्यकर्ता भी हैं, नेता भी हैं, उन्होंने कहा कि तुमने जब मुझको चुनाव लड़ाने के लायक नहीं समझा तो मैं चुनाव लड़ूं क्यों? ये उनका अपना निर्णय है। जी, तो आप कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा है मगर एक आहत नेता, एक आहत पूर्व मुख्यमंत्री का ये कदम है और लोग समझ रहे हैं। रावत जी, इसके अलावा देखते हैं उत्तराखंड में भू कानून की लगातार जो मुद्दा है वो उठता रहा है। देवस्थानम बोर्ड हमने देखा कि किस तरह से उल्टे पांव मोदी खुद गए थे वहां पर, तो उनको विरोध का सामना करना पड़ा। तो क्या ये भी अहम, हाल ही में 2 टिकटों की मांग भी की गई है तीर्थ पुरोहित की ओर से, लगातार अपना जो आक्रामक रुख है वो भी अपनाया गया है, तो ये भी कहीं ना कहीं घिरते दिख रही है सरकार इन तमाम मुद्दों को लेकर भी, क्योंकि जो कल तक है हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को, हमारे आध्यात्मिक परंपराओं को आप ठंडा दिखाते हुए
देवस्थानम बोर्ड का गठन करेंगे तो लोग विरोध में उतरेंगे। मैं अपने तीर्थ पुरोहितों सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारी पार्टी को भी शाबाशी मिलनी चाहिए, उसकी लड़ाई लड़ी गई और सरकार को मजबूर किया गया कि वो देवस्थानम बोर्ड को भंग करें। और उसी तरीके से अभी आपने कहा ना कि उन्होंने कई कदम उठाए, वापस लेने पड़े, मगर जैसे दिल्ली में किसानों के लिए है, अरे इतनी लंबी लड़ाई लड़ी, 700 के करीब शहीद हो गए लोग, तो तुमने सुनने से इनकार कर दिया। तो और जब चुनाव देखा, सरकार खतरे में देखी, तो आपको किसान में अन्नदाता दिखाई दिया। 700 लोग शहीद हुए, उस समय नहीं दिखाई दिया, उस समय पुकार आपने नहीं सुनी। उसी प्रकार से भू कानून को लेकर के आपने बड़ा माकूल सवाल किया। हमने, कांग्रेस ने 2 कदम उठाए। एक तो हमने कहा ये हिमाचल की तर्ज पर यहाँ जमीन के खरीद फरोख्त को हमने सख्त बना दिया कानून। हमने कहा भाई 500 मीटर से ज्यादा कोई नहीं खरीद पाएगा। बल्कि खंडूरी जी की गवर्नमेंट आई, उन्होंने कहा नहीं 500 मीटर भी ज्यादा हो गया है, जो नॉन उत्तराखंडी है वो जो है 250 मीटर से ज्यादा नहीं खरीद पाएगा। सब ठीक चल रहा था। इन्होंने कहा नहीं, पूंजी निवेश करवाना है और सारी लिमिट हटा दी। उत्तर प्रदेश में भी कुछ एकड़ के बाद बंदिश है। इन्होंने कह दिया कोई कितना ही खरीदे, गांव का गांव, पट्टी के पट्टी खरीद ले, जिले खरीद ले, हमें कोई ऐतराज नहीं है, कोई प्रतिबंध नहीं है। आप एक उदाहरण बताना चाहता हूँ। गैरसैंण में हम राजधानी कहते हैं, मराठी शहर में विधानसभा भवन बना है और वहां टाउनशिप बननी है। टाउनशिप जमीनी भी तो बनेगी। हमारी सरकार ने, हमने वहां की जमीन को नोटिफाइड कर दिया कि अब इसकी खरीद की फरोख्त बिना सरकार की आज्ञा के नहीं होगी। इन्होंने वो नोटिफिकेशन रद्द कर दिया और जमीनें खरीद डाली। वहां केवल अपने खरीदने के लिए नोटिफिकेशन रद्द कर दिया गया। अब और लोग भी खरीद रहे होंगे। टाउनशिप के लिए जब जमीन ही नहीं रहेगी तो टाउनशिप बनेगी कहाँ? मराठी शहर के अंदर कहीं आसमान से तो कोई रेडीमेड टाउनशिप हवा में लटकती भी तो नहीं बनाई जा सकती है। तो ये भाजपा के लोगों ने का एक कुकृत्य है। हमने तय किया है कि हम एक सर्वहितकारी, सर्वांगीण और जो विकास को भी गति देगा, लेकिन साथ साथ उत्तराखंड की संस्कृति की रक्षा करेगा, हमारी धरोहरों की रक्षा करेगा, ऐसा कड़ा भू कानून लेकर के आएंगे जिसका दुरुपयोग नहीं किया जा सकेगा। और हम चकबंदी का कानून भी, हमने कानून बनाया है चकबंदी का, विशेष तौर पर पर्वतीय क्षेत्रों में चकबंदी के लिए हम उस कानून को भी लागू करेंगे और भूमि सुधारों को भी लागू करेंगे। जी रावत जी, इसी से जुड़ता सवाल, जैसे हमने बात की भू कानून की और देवास्वम बोर्ड जो मुद्दा रहा है, इसके अलावा पलायन एक अहम मुद्दा है जिसपे लगातार सरकार तो बात करती है, लेकिन जब करने की बारी आती है तो उसमें कुछ ना कुछ ऐसा बात करती है जिसको सवालों को टाल देती है। तो इसके अलावा स्वास्थ्य एक बड़ा मुद्दा, पहाड़ों की बात की जाए, शिक्षा, आज भी अस्पताल ऐसे के ऐसे हैं, हमारी माँ बहनें वहां पर डोली में लेके उनको कई किलोमीटर जाना पड़ता था, फिर रास्ते में प्रसव हो जाता है। तो ये भाजपा के राज का तो एक उदाहरण छोटा सा बता देता हूँ, नहीं तो हमारे पहाड़ में कहते हैं ना, निमखंड राजे कथे कथ, ये ऐसे निमखंड राजा रहे हैं जिनकी कथा ही कथा है। तो इनके समय में इन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं का बिल्कुल कचूमा निकाल दिया। पलायन रोकने के नाम पर एक पलायन आयोग बनाया गया। कुछ दिन पौड़ी में उसका हेडक्वार्टर रहा। बाद में पलायन आयोग सारे स्टाफ के साथ पलायन कर गया देहरादून। जब पलायन आयोग ही देहरादून ट्रांसफर हो गया, वही नहीं रहना चाहता है पहाड़ों के अंदर, तो कौन रहना चाहेगा? कितना गलत एग्जाम्पल पेश किया उन्होंने। हमने पलायन रोकने के लिए कई छोटी छोटी योजनाएं शुरू की, छोटी बड़ी सब जो है, कृषि के क्षेत्र में, बागवानी के क्षेत्र में, अलग अलग क्षेत्रों में, संस्कृति के क्षेत्रों में एक इंटीग्रेटेड टूरिज्म डेवलपमेंट की योजना, जिसमें संस्कृति आदि सबका, क्राफ्ट्समैन का हुनर आदि सब चीजों का समावेश करते हुए बनाई। आपने जो है उस योजना को ही खटाई में डाल देने का काम कर दिया। हमने जंगलों के टूरिज्म पोटेंशियल, जिससे रोजगार की वृद्धि की जा सके, पलायन रुके, हमारे नौजवानों को वही के जंगलों में वहां जो है काम मिल सके, उसके लिए इको टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का गठन किया। इन्होंने उसको बंद कर दिया। मतलब 70% जंगलों के पर्यावरणीय और पर्यटक उपयोग के लिए, पर्यावरण आधारित पर्यटन उपयोग के लिए हमने एक कॉर्पोरेशन बनाया
उसको कोई उत्तराखंड सरकार भंग कर सकती है? आप बताइए। हमने जल पर बोनस दिया, जल संग्रह पर, हमने वृक्ष बोनस दिया, हमने दुग्ध बोनस दिया, हमने मोटे अनाज, मंडुआ, झुमरा, पौधों कूदो, गहत, राई, मिर्च और चौलाई, मार्शा के पैदा करने पर हमने बोनस की योजना प्रारंभ की। इन्होंने उनको बंद कर दिया। हमने जैविक मीट के उत्पादन के लिए बकरी उपादान योजना जो है, जिसमें सब्सिडी दी जाती थी, उसको प्रारंभ किया, उन्होंने उसको बंद कर दिया। मतलब इन्होंने सब उन कामों को जिनको हम पलायन को रोकने के लिए वही घर गांव में लोगों को रोजी रोटी मिल सके, काम मिल सके दिए थे, इन्होंने उनको बंद कर दिया। अब हमने तय किया है कि इस बार हम सत्ता में आएंगे, एक गांव एक रोजगार, हम कुछ न कुछ इस तरीके का योजना प्रारंभ करेंगे जिससे हमारे गांव धीरे धीरे रोजगार के हब बन सके। जी रावत जी, किन मुद्दों के साथ कांग्रेस मैदान में उतरी है, किस तरह से जनता का भरोसा जीत रही है? देखिए, हम एक स्वच्छ स्वस्थ प्रशासन देने और एक विकास मूलक राज्य के रूप में उत्तराखंड को आगे बढ़ाने, साइंस, टेक्नोलॉजी और उसका उपयोग, तकनीक का उपयोग अपने राज्य के लोगों के जीवन को सुदृढ़ करने, रोजगार सृजन करने, स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाओं का सुधार करने और लोगों को इतनी कल्याणकारी योजनाएं देने ताकि सरकार गरीब और कमजोर की लाठी के रूप में दिखाई दे। हम इन बिंदुओं पर लोगों से आशीर्वाद मांग रहे हैं, एक अच्छा प्रशासन देने की और एक अच्छी सरकार बनाने की कामना के साथ लोगों के सामने हाथ जोड़ करके खड़े। कितनी उम्मीदें जनता से आपको है कि उम्मीद है कांग्रेस पार्टी को? मैंने शुरू में कहा कि इस बार उत्तराखंड की जनता परिवर्तन चाह रही है और ये चुनाव उत्तराखंड की जनता वर्सेस भाजपा होने जा रहा है। एक तरफ उत्तराखंड की जनता खड़ी है और दूसरी तरफ भाजपा अपनी डूबती नैया को बचाने के लिए जोर लगा रही है। रावत जी, हरक सिंह रावत की एक बार जिक्र फिर करूंगा, उनकी घर वापसी हुई है, इसमें कितना फायदा पार्टी को है उनके आने से, और अगर बीजेपी को नुकसान है तो कितना नुकसान? निश्चित तौर पर फायदा होगा। और लोग कहते हैं आ गया हरक, पड़ेगा फर्क, तो कुछ तो असर पड़ेगा उनका, बिल्कुल पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि भाजपा का मनोबल बहुत गिरा है उससे। जी जी। एक आम आदमी पार्टी भी लगातार कोशिश में है कि हमको कहीं ना कहीं 1-2 सीटें मिल जाए, हम अपनी शुरुआत करें, तो उनकी एंट्री को आप कैसे देखते हैं? लगातार मैं एक सवाल इसमें रावत जी एक चीज जोड़ना चाहूंगा, लगातार जो सालाना 5 लाख परिवारों को 40,000 की बात कांग्रेस ने की है, वहीं आम आदमी पार्टी का एक वादा ये भी है कि 18 साल से ज्यादा उम्र की लड़कियों को 1,000 रुपए हर किसी को मिलेगा, यानी कि किसी के परिवार में 5 महिलाएं भी, लड़कियां भी है तो उनको 5,000 मिलेगा। उनकी सोच अनुत्पादकता की है, हमारी सोच उत्पादकता की। हमने कहा 18 साल से 40 साल तक की अब महिलाओं को जो है ट्रेनिंग देंगे, वर्कशॉप लगाएंगे, जगह जगह सिखाएंगे। ये मोबाइल का जो है एडवांस एप्लीकेशन सिखाएंगे, उनके हाथ में एंड्रॉइड टेलीफोन देंगे ताकि वर्क एट होम के जरिए वो अपनी आमदनी बढ़ाने का काम कर सके। हमने कहा महिला स्वयं सहायता समूह आदि के माध्यम से हम 28 रोजगारों को उनको देंगे, महिला उद्यमिता को आगे बढ़ाएंगे ताकि हर महिला जो स्वयं सहायता समूह, महिला मंगल दल आदि से जुड़ी हुई हैं, उनकी आमदनी, एक निश्चित आमदनी उनको हर महीने मिल सके और उनका बैंक में खाता हो और वो अपने परिवार के भरण भाषण में एक आर्थिक कंट्रीब्यूटर, इकोनॉमिक कंट्रीब्यूटर के रूप में भूमिका अदा कर सके। तो ये हमने एक एजेंडे के तहत, सोच विचार इकोनॉमिक्स के तहत कहा। उन्होंने केवल नारा देने का काम किया है क्योंकि उनको मालूम है न नौमन तेल होगा न राधा नाचेगी। और उत्तराखंड जैसे राज्य में जो इतना विविधतापूर्ण राज्य है, जिसके अंदर डांडे कांडे गाड़ गधेरे, हरीश रावत 55 साल से राजनीति में है और 55 साल के अंदर भी अभी भी मैं समझता हूं कि उत्तराखंड को मुझे बहुत कुछ सिखाना है और मैं सीखने का प्रयास करता हूं। उस राज्य में वो जैसे घर से निकले, कनॉट प्लेस में जाकर के एक अखबार को बयान दे दिया और उसके आधार पर राज्य की सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये उत्तराखंड में चल नहीं पाएगा। ये इस तरीके की सोच बढ़ नहीं पाएगी। बिजली मुफ्त और पानी भी जो मुफ्त की बात भी की है, ये कहीं ना कहीं इससे जनता अट्रैक्टिव होगी आम आदमी पार्टी की तरफ। क्या आपकी क्या राय है? नहीं, हम उनसे पहले से कह रहे हैं। हमने देखो, दिल्ली में सबको मालूम है सबसे महंगी बिजली है यहाँ,
जी कॉमर्शियल बिजली भी और वैसी बिजली भी 200 यूनिट के बाद लोगों को पसीने आ जाते हैं। अरे दिल्ली में तो इतने साल की सत्ता के बाद तुम 200 यूनिट बिजली फ्री कर पाए हो, और उत्तराखंड में आते ही कह रहे हो 300 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे। तो लोगों ने उनके झूठ को पकड़ लिया है, वो चलने वाला नहीं है। और हम भी 100 यूनिट बिजली आते ही, सरकार बनाते ही पहले साल में देंगे, और 200 यूनिट बिजली हम दूसरे साल में करेंगे, हम फ्री देंगे। फ्री देंगे 100 यूनिट पहले साल, और सरकार के दूसरे साल होते ही आप 200 यूनिट फ्री का वादा आप कर रहे हैं। जी जी रावत जी, ओपिनियन पोल की अगर बात करें तो जब जब ओपिनियन पोल की बात हुई है, हमने देखा कि आपके चेहरे पे तो मुस्कान आ जाती है। मैंने तमाम इंटरव्यू भी आपके देखे हैं, उसमें पार्टी को पसंद तो किया ही जा रहा है, सीएम के तौर पर हरीश रावत जी को सबसे अच्छा माना जा रहा है। तो इस पर क्या लगता है कि जनता अब कैसे, मतलब इस तरफ अचानक से ऐसे, क्योंकि मैं सरकार तो उत्तराखंड की जनता जनार्दन को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनसे प्रार्थना करना चाहता हूँ, यदि आप मुझे देखना चाहते हैं मुख्यमंत्री के तौर पर, तो हमको बड़ा बहुमत दीजिए, ताकि हम एक स्थिर सरकार, मजबूत सरकार दे सके, और आपकी कल्पनाओं को, सोच को जो उत्तराखंड और कांग्रेस के साथ बांधी है, उसको पूरा करने का काम कर सके। मुख्यमंत्री हरीश रावत जी होंगे अगर सरकार कांग्रेस की बनती है उत्तराखंड में, तो मुख्यमंत्री वो होगा जिसको सोनिया जी चयनित करेगी, जिसको सोनिया पार्टी जी बनाएगी, जो नेतृत्व जो चयन करेगा जिसका। नेतृत्व है। अच्छा रावत जी, सबसे एक आखिरी सवाल आपसे, 4 बिंदुओं में, 5 या 4-5 बिंदुओं में आपको जनता क्यों नाराज बीजेपी सरकार से है? क्यों अपना जो मूड है वो बदलने के लिए इस तरह की नौबत आई कि अब जनता को अपना मूड बदलना पड़ रहा है? देखो, चार इन्होंने पांच लोगों को सपने दिखाए, मगर सपने पूरे नहीं किए। जी और उत्तराखंड जैसे राज्य के अंदर लोग इसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, और 3-3 मुख्यमंत्री दे करके जिस तरीके से उत्तराखंड का उपहास उड़ाया, उसको लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। विकास ठप है, बेरोजगारी चरम पर है, कोरोना के अंदर दूसरे नंबर पर सर्वाधिक मृत्यु दर जो है उत्तराखंड के अंदर थी। तो लोग इन बातों को भूले नहीं है। शिक्षा स्वास्थ्य का ढांचा बिल्कुल चरमरा गया है, और भाजपा ने एक कुशासन दिया, भ्रष्टाचार दिया है, खनन, बिना एक अवैध खनन का हब बना करके उत्तराखंड को रोक दिया। तो ये सब बातें हैं जो चीख चीख करके कह रही है कि अब नहीं आएगी भाजपा दो। ठीक है रावत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो ये हरीश रावत जी थे, तो ये हमारे साथ हरीश रावत जी थे, जिन्होंने दावा किया है कि इस बार उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनेगी, क्योंकि यहाँ की जनता लगातार बीजेपी सरकार से परेशान है। जिन वादों को लेकर सत्ता में सरकार बीजेपी की आई थी, वो तमाम वादे अभी भी धरे के धरे हैं।